जगह मुंबई एयरपोर्ट। तारीख 21 दिसंबर 2016। रात का वक्त था। मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की चहल पहल थी। एक विमान कुछ ही देर में मलेशिया के लिए उड़ान भरने वाला था। उसी विमान में सवार होकर भागने की फिराक में था ब्लैक मनी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड पारसमल लोढ़ा। ये गलती कर गए। आज हम आपको बताएंगे आखिर किस तरह इस पारस के छूते ही करोड़ों का काला धन सफेद हो गया। हम आप पहुंचे हैं लोढ़ा हाउस में, जहां पर पारसमल लोढ़ा रहते थे। ये 6/1/2 क्वींस पार्क है, बालीगंज का इलाका है जो दक्षिण कोलकाता में पड़ता है। आज आपको पता चलेगा अंडरवर्ल्ड के भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम से क्या है पारस का ब्लैक मनी कनेक्शन। फंस गए। हम आपको बताएंगे ब्लैक मनी के खेल में नोटबंदी के 43वें दिन कैसे पकड़ा गया पारसमल लोढ़ा। कई करोड़ रुपए की जो रकम है उसको ब्लैक मनी से व्हाइट में कर चुका है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। आज आप जानेंगे कैसे पारसमल ने कोलकाता को काली करेंसी का कैपिटल बना दिया। रियल एस्टेट के बिजनेस की आड़ में उनका हवाले का रैकेट पूरे देश में बिछा हुआ था। कोलकाता से जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मेहता और दिल्ली से जी मीडिया रिपोर्टर नीरज गौड़ की पड़ताल में देखिए कैसे हुआ ब्लैक मनी के सबसे बड़े मास्टरमाइंड पारसमल लोढ़ा का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 8 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, काले धन का पारस मनी। कौन है ये शख्स? नोटबंदी के बाद जब देश भर में काले धन के कुबेरों पर शामत आई है, तब इस देश में एक ऐसा पारस मौजूद है जिसके छूते ही काला धन सफेद हो जाता है। यही वो पारस है। पूरा नाम पारसमल लोढ़ा, जिसके एक फोन कॉल से दिल्ली से चेन्नई तक करोड़ों के काले धन सफेद हो जाते हैं, जिसके एक बुलावे पर बड़े बड़े राजनेता और सत्ता में बैठे देश विदेश के नेता पहुंच जाते हैं। काले धन की धांधली में पकड़े गए पारस पर देखिए जी न्यूज की ये पड़ताल। नोटबंदी के बाद काले धन के खेल में सबसे बड़ी और अहम गिरफ्तारी है पारसमल लोढ़ा की। पारसमल लोढ़ा कोलकाता का बड़ा बिजनेसमैन है। पारसमल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने नोट बदलने के आरोप में बुधवार की रात मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा था। पारसमल की काले धन वाली कुंडली की तलाश में जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मेहता कोलकाता के इस आलिशान बंगले में पहुंची। ये बंगला पारसमल का है, जहां से करोड़ों रुपए के काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा था। फिलहाल हम आप पहुंचे हैं लोढ़ा हाउस में, जहां पर पारसमल लोढ़ा रहते थे। ये 6/1/2 क्वींस पार्क है, बालीगंज का इलाका है जो दक्षिण कोलकाता में पड़ता है। हमने उनके गार्ड से बात की और उनके गार्ड का ये कहना है कि वो यहीं पर रहते थे, लेकिन पिछले 7 दिन पहले वो ये इस घर से जाते हैं और उसके बाद वापस नहीं आए। हालांकि उनको इस गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। फिलहाल उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली ले गए हैं और उनसे आगे की पूछताछ करेंगे। कोलकाता के अपने घर लोढ़ा हाउस में बीते 7 दिनों से पारसमल लोढ़ा नहीं था। हमारी पड़ताल में पता चला कि पारसमल लोढ़ा 80-90 के दशक में सिर्फ एक आम रियल एस्टेट कारोबारी था, लेकिन उसके बाद पारसमल रियल एस्टेट के अलावा माइनिंग, होटल और ग्लोबल ट्रेडिंग के कारोबार में भी सक्रिय हो गया। साल 2000 आते आते पारसमल का कद काफी बढ़ चुका था। वैसे तो पारसमल लोढ़ा एक रियल एस्टेट बैरन की हैसियत से जाने जाते थे, लेकिन रियल एस्टेट के अलावा उनका कंसल्टेंसी फर्म, माइनिंग और रेस्टोरेंट के भी बिजनेस थे। उसके अलावा ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रियल एस्टेट के बिजनेस की आड़ में उनका हवाले का रैकेट पूरे देश में बिछा हुआ था। पारसमल की पहुंच देश दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन तक है। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली ही काले धन बदलने का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन नहीं। काले धन बदलने का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर तो पारसमल की कोठी है, वही कोठी जिसे हमने आपको दिखाया। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति, कॉर्पोरेट और कोर्ट में
पारसमल की पैठ कितनी गहरी है, कितना रसूख वाला है पारसमल लोढ़ा और क्या है पारस का दाऊद कनेक्शन, इस रिपोर्ट में जानिए। पारसमल लोढ़ा का ये आलिशान बंगला कहीं ब्लैक मनी एक्सचेंज का हेडक्वार्टर तो नहीं है। पारसमल लोढ़ा अपने परिवार के साथ ज्यादातर वक्त कोलकाता के अपने इसी घर में रहता है। यहाँ वीवीआईपी का आना जाना भी लगा रहता है। हमारी पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि बड़े बड़े राजनीतिक और कॉर्पोरेट झगड़ों में पारसमल लोढ़ा मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका में रहता था। इस काम के लिए वो मोटी फीस लेता था। पारसमल के रिश्ते जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों से थे। सत्ता और सियासतदानों से पारसमल के रिश्ते कितने गहरे थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2014 में पारसमल की छोटी बेटी पल्लवी लोढ़ा की शादी दिल्ली के एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर हुई थी, जबकि दूसरे कार्यक्रम छतरपुर में 150 एकड़ में फैले पारसमल के फार्म हाउस में हुए थे। 7 दिसंबर 2014 को हुई शादी में अरिजीत सिंह और आतिफ असलम ने परफॉर्म किया था। इस दौरान बड़े बड़े नेता और कारोबारी वहां पर मौजूद थे। विदेशी मेहमानों में सिंगापुर के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिप्टी भी शामिल थे। शादी में शरीक हुए मेहमानों को शहर के 2 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। उनका ये नाम सामने आया 2010 के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस में। 2010 में दक्षिण कोलकाता के स्टीफन कोर्ट में एक भीषण आग लगने की वजह से 40 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तभी उन पर इन आरोप लगे थे ऐसे कि उन्होंने 2 फ्लोर्स इलीगली कंस्ट्रक्ट किए थे। उसके अलावा 2014 में उनकी एक बेटी के शादी में कई नामी गिरामी पॉलिटिशियंस, नेता मंत्री भी शामिल हुए थे। पारसमल की बड़ी बेटी की शादी साल 2013 में हुई। कोलकाता के पेयरलेस जनरल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में भी पारसमल लोढ़ा की हिस्सेदारी है। 29 जून 2016 को आयकर विभाग ने पारसमल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। हमारी पड़ताल में पारसमल के दाऊद कनेक्शन की बात भी सामने आई। पता चला कि 1991 में पारसमल ने पेयरलेस जनरल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के तत्कालीन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को धमकाया था और उसने उस समय दाऊद इब्राहिम से रिश्ते की बात कही थी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। पारसमल लोढ़ा बड़ा कारोबारी है। उसके कारोबार का दायरा देश से विदेश तक है। लेकिन क्या आप जानते हैं पारसमल की कितनी कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, उस पर भी नजर डालिए। काले धन के धनी पारसमल लोढ़ा और उनकी पत्नी मधु लोढ़ा की 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं। पारसमल जिन कंपनियों में डायरेक्टर हैं, उनके नाम हैं फ्लरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, रामेश्वर रेस्टोरेंट एंड केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड, विजया फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टीसीएस सर्वेयर्स एंड एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सवेल इन्फोटेक लिमिटेड, क्विक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पियरलेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। पारस की कंपनी पियरलेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का पता है 48S एन रॉय रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700038। हमारी पड़ताल में पता चला कि इसी पते पर 7 दूसरी कंपनियां भी खुली हुई हैं। कंपनी पर कंपनी, कंपनी पर कंपनी, ब्लैक मनी के इस मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंची ईडी की टीम? इतनी आसानी से पारसमल लोढ़ा कैसे पकड़ में आ गया? दिल्ली के वकील रोहित टंडन और तमिलनाडु के खनन माफिया शेखर रेड्डी के कितने काले धन पारसमल ने कितना काला धन सफेद करवाया, ये सारे खुलासे देखिए अब इस रिपोर्ट में। पारसमल लोढ़ा रहता था कोलकाता में, पकड़ा गया मुंबई में और अब उसे पुलिस रिमांड मिली है दिल्ली में। ईडी की पूछताछ में पारसमल ने कबूला कि उसने तमिलनाडु के खनन माफिया शेखर रेड्डी के करीब 7 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद कराया और दिल्ली के वकील रोहित टंडन के करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए के काले धन को भी सफेद करवाया। पारस के बारे में कहा जाता है कि वो 20% तक कमीशन लेकर नोट बदलता था। ईडी ने बड़े हवाला कारोबारी पारसमल लोढ़ा को गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया है, जहां 7 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। अब ईडी जो है पारसमल लोढ़ा से पूछताछ करेगी और जो कनेक्शन है उसको जानने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि ईडी ने कोर्ट को बताया कि इसने खुद ही माना कि इसने रोहित टंडन के तकरीबन 2 करोड़ 62 लाख रुपए को ब्लैक मनी से व्हाइट में किया था और इसी के साथ में शेखर रेड्डी के तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए को भी ब्लैक मनी से व्हाइट किया था। ईडी ने साकेत कोर्ट में खुलासा किया कि पारसमल न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल हवाला रैकेट का सरगना है।
पारस कमीशन लेकर करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी को न सिर्फ सफेद करवा चुका है बल्कि देश के बाहर भी पहुंचा चुका है। बताया जाता है कि पारस के एक फोन कॉल पर ब्लैक मनी सफेद हो जाती थी। इस काले नेटवर्क में कई बैंक कर्मियों का नाम भी सामने आ सकता है। तो उन्होंने इसको 20% ऐसा सुनने में आया, 15%, 20%, 25% तक कमीशन लेके, मतलब मान लीजिए कैश इन हैंड 10 करोड़ था तो उसने उस व्यक्ति से जो है वो ज़्यादा पैसे लिए और 10 करोड़ वो बैंक में जमा करा दिए और कुछ पैसे जो थे वो अपने पास रख के और फिर उस पैसे को उसने दूसरे तरीकों से अपने लिए भी उसको सफ़ेद बनाने की कोशिश करी या अपने किसी और बैंक अकाउंट में जमा कराने की कोशिश करी या उसकी कुछ कॉस्ट बियर करके उसको फिर से सफ़ेद में कन्वर्ट किया। इस तरीके से किया है। जहाँ तक पारस मल की गिरफ्तारी का सवाल है तो एक हफ्ते पहले तक वो अपने कोलकाता वाले आलिशान बंगले में आराम से रह रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक अंडरग्राउंड हो गया। सोर्सेस के मुताबिक रोहित टंडन और शेखर रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी और शेखर रेड्डी से पूछताछ में ही पारस मल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। बुधवार की रात पारस मल पुलिस, ईडी और आयकर विभाग से बचते हुए विदेश भागने की फिराक में था। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और मलेशिया की फ्लाइट में सवार होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर ईडी की टीम ने पारस मल को पकड़ा और इस तरह काले धन को सफेद करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी बेनकाब हो गया। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। एक बात तो क्लियर है कि दिल्ली वाले टंडन और तमिलनाडु वाले रेड्डी, इन सभी का काला धन पारस ही सफेद करता था, यानी बड़े वकील से लेकर खनन माफिया तक। काले धन को सफेद करने के काले खेल में पारस मल लोढ़ा मास्टरमाइंड है। पारस मल लोढ़ा 7 दिन की ईडी रिमांड पर है, लेकिन रोहित टंडन कहां है? पारस मल लोढ़ा मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर रोहित टंडन केस में पारस की गिरफ्तारी हुई तो अब तक रोहित टंडन को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। 11 दिसंबर को रोहित टंडन के ठिकानों पर आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस की छापेमारी में 13.5 करोड़ रुपए की करेंसी मिली थी, जिसमें से 2 करोड़ 61 लाख की करेंसी 2000 रुपए के नोट में थी। 1000 के पुराने नोटों में 7 करोड़ रुपए थे और 3 करोड़ रुपए 100 की करेंसी नोट में मिले। बाकी 50 रद्द हुए 500 के नोट में थे। रोहित टंडन के TNT लॉ प्राइवेट फर्म की इसी सफेद इमारत में अलमारी, अटैची और कार्टन में नए और लीगल टेंडर नहीं रहे पुराने नोटों की गड्डियां पकड़ी गई थी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया था, जिसमें लगभग 13.5 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें से 100 करोड़ करीब 3 करोड़ करीब 100 के नोट हैं, 7 करोड़ करीब 1000 के जो नोट बंद हो चुके हैं उनके थे और करीब 2.60 करोड़ 2000 के नए नोट है और बाकी 50 वगैरह के मिसलेनियस है। टोटल करीब 13.5 के आसपास की संख्या है। रोहित टंडन के दफ्तर पर जब छापेमारी चल रही थी तो उनके दफ्तर की CCTV की लाइव फुटेज वो अपने मोबाइल फोन पर देख रहे थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रोहित टंडन के बैंक खातों और निवेशों की तफ्तीश में जुटी है। रोहित टंडन के काले नोटों को सफेद करने वाला पारस मल मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिल्ली में रहने वाला रोहित टंडन अब तक पकड़ से बाहर है। पुलिस के मुताबिक वो गायब है। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, ईडी के मुताबिक काले धन के खेल में खनन माफिया शेखर रेड्डी का आका भी पारस मल ही था। हालांकि ईडी एक कदम आगे की सोच रही है। एक कदम आगे का मतलब यह है कि ईडी को लग रहा है कि कहीं तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव, जिन्हें अब हटा दिया गया है, उनके काले धन को सफेद करने में पारस का ही तो रोल नहीं था। पारस मल का कनेक्शन तमिलनाडु के बड़े खनन माफिया जे शेखर रेड्डी से है। इस बात के सबूत ईडी के पास हैं। शेखर रेड्डी के खिलाफ छापेमारी में 170 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन का पता चला था। 9 दिसंबर को शेखर रेड्डी पर आयकर छापे के बाद उसे तिरुपति मंदिर के बोर्ड मेंबर के पद से हटा दिया गया था। रेड्डी को 21 दिसंबर को CBI ने गिरफ्तार किया था। It is really an unbiased activity of the income tax department and it is wrong to politicize such activities. सूत्रों के मुताबिक शेखर रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ही तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी P. राम मोहन राव के काले कारनामे के बारे में पता चला था। राम मोहन राव को तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया। राम मोहन राव के ठिकानों पर करीब 24 घंटे की छापेमारी खत्म हुई, लेकिन उनके बेटे के दफ्तर पर छापेमारी होती रही। राम मोहन राव के ठिकानों से छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को 18 लाख रुपए के नए गुलाबी नोट और 2 किलो सोने की ईंटें मिली। चित्तूर में राम मोहन राव के समधी के घर से 1-1 किलो की सोने की 2 ईंट बरामद हुई।
ईडी अब ये पता लगाने में जुटा है कि तमिलनाडु में चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव का काला धन कहीं पारस के जरिए ही तो सफेद नहीं किया गया। देखिए, काले धन के खिलाफ लड़ाई में कहीं ना कहीं हर कोई अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। कोई काले धन के कुबेरों को पकड़ रहा है तो कोई काले धन को छिपा रहा है, लेकिन राजनीतिक दल काले धन पर आपस में ही लड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच इसी को लेकर तीखी जुबानी जंग हुई। उनके एक युवा नेता नमस्कार, अभी भाषण सीख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। ऐसे करते भव्य दिख रहा ये कांग्रेस के लोग मानते नहीं है। जब से उन्होंने बोलना सीखा है, मूड ठीक है, अच्छा है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। बहुत खुशी हो रही है। इस पैकेट के अंदर क्या है माइक अब पता चल रहा है। हाँ, न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, अभी हो जाएगा भैया, जोर से बोलूंगा। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया। 2-3 सवाल पूछे। क्या मैंने कोई जादू तो ना किया? हर एक बात पे कहते हो, मोटा मोटा मुझे याद है। तुम ही कहो, ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? खैर, मैं पूरा समय तो नहीं रह पाऊंगा। मैंने आपसे नहीं पूछा ये बात सही है, भ्रष्टाचार किया या नहीं। मुझे अब समझ आया। जरूर। जब मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछा जाता है, मोदी जी वो चोर नहीं थे। अब बताइए, उनका मजाक उड़ाया। तो लेकिन कुछ तो बोलना है, तो क्या बोले? इससे आगे जाना चाहता हूँ। बहुत कम लोगों को मालूम है। इज्जत मांगी, कभी सोचा नहीं था, एक शब्द नहीं कहा। हिम्मत के साथ गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं। इधर से हो उधर से हो, तुमसे सच निकलवा के ही रहेगा। उनके पास उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी काशी आज सियासी बन गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में थे। मंच भले बनारस में था, लेकिन निशाना विपक्ष था। एक तीर से निशाना पी चिदम्बरम पर भी साधा, मनमोहन सिंह पर भी साधा और राहुल गांधी पर भी। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं। 9 नवंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। आज पीएम ने इसका जवाब दिया। क्या कहा पीएम ने, आप भी सुनिए। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या, मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूँ, 1 महीने से तैयार हूँ। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू बी। क्या वजह? न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। निशाना राहुल गांधी से शुरू हुआ और आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने पूरी की पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। अगली बारी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की थी, जिन्होंने नोटबंदी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि गरीब लोगों के जीवन को परेशानी में डालना एक बड़ी त्रासदी है। has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? ये 50% गरीबी, ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी? मनमोहन सिंह जी, आप विरोध करे कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये मुझे खुशी हो रही है। बनारस में पीएम मोदी ने ना तो यूपी सरकार का नाम लिया, ना ही बीएसपी और मायावती का जिक्र तक किया। बात निकली तो सिर्फ कांग्रेस तक गई। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और अब पी चिदम्बरम। Prime Minister suddenly says the whole country must become cashless
the finance minister says the whole country will become cashless. How will it become cashless? Where are the POS machines? Where is electricity? Where is Wi-Fi connection? अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा। क्या मैंने आकर के तार काट दिया क्या? मतलब चिदंबरम जी 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं।